लास्ट वीडियो में मैंने आपको FCFS बता दिया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। FCFS बता दिया था डिस्क शेड्यूलिंग का, SSTF बता दिया था, इसके बाद स्कैन बता दिया था और C स्कैन बता दिया था। ये 4 एल्गो हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब देखिए 2 और हैं। कौन कौन सी? लुक और सी लुक। एक है लुक और दूसरी है सी लुक। देखिए है क्या, स्कैन की तरह ही है आपका लुक और सी स्कैन की तरह है सी लुक। बस दोनों में अंतर क्या है कि जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन या एंडिंग पोजीशन में पहुंचने वाला जो सीन था वो लुक और सी लुक में नहीं होता है। भाई स्कैन क्या कहता था, आइदर लेफ्ट हैंड साइड चलो या फिर राइट हैंड साइड चलो। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाते थे तो स्टार्टिंग पोजीशन 0 पे जाना जरूरी होता है, और अगर आप राइट हैंड साइड जाते थे तो राइट हैंड साइड में 0 पे जाना जरूरी होता है। सेम सी स्कैन में पहले आप 199 या लास्ट पोजीशन पे पहुंचते थे, फिर रिवर्ट बैक आते थे 0 पे, फिर वापस चलते थे। तो जो बिल्कुल लास्ट पोजीशन या एंडिंग स्टार्टिंग पोजीशन पे जाने की जो कंडीशन थी वो आपकी यहाँ पे नहीं रहती है ना। अब देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं। तो लुक में क्या है, आप स्कैन की तरह आइदर राइट हैंड साइड चलेंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड भी चल सकते हैं। अगर एग्जाम में दिया गया है तो आप उसी तरफ जाएंगे। अगर लार्जर पोजीशन की तरफ दिया गया है तो इधर जाएंगे, लोअर पोजीशन की तरफ दिया गया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। ठीक, किसी भी तरफ आप चल सकते हैं। तो हमें ये दी गई है, वही सेम एल्गो है। गैल्विन की बुक का एग्जाम्पल है 98 183 37 122 14 124 65 67। ये हमें ट्रैवर्स पोजीशंस पे मूव करना है। हेड हमारा है 53 तक, ये लास्ट पोजीशन है 199। अच्छा, इसमें एक चीज और समझने वाली है। आप जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं जनरली, आप ये देख लीजिएगा कि एग्जाम में आपको रेंज क्या दी गई है। अगर कहा जाता है कि 400 पोजीशंस, तो 400 पोजीशंस का मतलब होता है 0 to 399। इस तरीके से कई बच्चे क्या करते हैं, 0 यहां लिख दिया और 400 यहां लिख दिया, तो 400 से माइनस करने लग जाते हैं, फिर मिस्टेक हो जाता है। तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे 399 तक। जैसे ये 200 पोजीशन दी गई थी तो हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है और कहां तक लेके गए हैं, 199 तक। तो ये मिस्टेक मत करिएगा। अब देखिए हमारी हेड पोजीशन दी गई है 53 पे, हम राइट हैंड साइड चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा मिलेगा, सबसे पहले इसमें तो जो पहले मिलेगा उससे पहले हम मूव करेंगे 65 पोजीशन, फिर 67 पोजीशन पे, फिर इसके बाद हमको मिलेगा क्या, ये दोनों हो गए, फिर मिलेगा 98, तो 98 पर आ गए। ठीक है ना। इसके बाद मिलेगा हमको 122, तो ये आ गए 122 पर, फिर मिलेगा 124, तो 124 पे आ गए, फिर इसके बाद मिलेगा 183, तो ये आ गए 183 पे। अब हमको वापस मूव करना है, तो पहले मिलेगा क्या, 37 और फिर मिलेगा 14, तो यहां से हम वापस आ गए 37 पे और यहां पे आ गए कहां पे, 14 पे। तो ये लुक है। अगर यही स्कैन होता तो हम क्या करते, 183 के बाद 199 पे जाते और फिर वापस आते, फिर ये 37 पे आते, फिर 14 पे आते। तो यही डिफरेंस है स्कैन और लुक में, कि लास्ट पोजीशन पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो फिर 0 पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी प्रॉब्लम को लेफ्ट हैंड साइड पे करते तो 53 से पहले जाते आप 37, फिर जाते 14, फिर आगे मूव करते 98 पे, फिर मूव करते 122, फिर 124, फिर 183। तो आप दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी तरफ मूव कर सकते हो। एग्जाम में दिया गया है तो ठीक, अगर नहीं दिया गया है तो किसी भी पोजीशन किसी भी तरफ आप मूव कर सकते हैं। अब इसमें टोटल हेड मूवमेंट कितना आएगा आप निकाल लीजिएगा, 183 माइनस 53 प्लस ये कहां तक गया, 14 तक, और कहां से, 183 से, तो 183 माइनस 14, इसका आंसर आ जाएगा 299। करेक्ट। अब लास्ट एल्गो है सी लुक। सी लुक को देख लेते हैं। सी लुक एल्गो, सी लुक शेड्यूलिंग क्या कहती है, सेम सी स्कैन की तरह, पर आप डायरेक्ट इधर आइएगा, एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। वही पोजीशन दी गई है, हम राइट हैंड साइड चल रहे हैं, आप इधर भी चल सकते हैं। तो 53 पे हमारी पोजीशन थी, सबसे पहले मिला 65, फिर 67, फिर 98, फिर 122, फिर 124, फिर 183। इसके बाद हम रिवर्स मूव करेंगे बिना किसी डेटा की पोजीशन को मूव किए हुए, 199 से सीधा आ जाएंगे 14 पे। ठीक, जबकि सी स्कैन क्या कहता था कि 183 से आप 199 पे जाइए, फिर वापस आइए 0 पे।
तो जो ये एंडिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन पे जाने वाली जो कंडीशन थी वो सी लुक में एप्लीकेबल नहीं होती है, वो चीज इन्होंने हटा दी। तो 183 से सीधे आ गए हम लोग 14 पे, फिर 14 से आ गए किस पे, 37 पे। तो वही देखो मैंने एग्जाम्पल में डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आर्म गोज एज फार एज द लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन, दोनों साइड की लास्ट रिक्वेस्ट पे, देन रिवर्स डायरेक्शन इमीडिएटली विदाउट फर्स्ट गोइंग ऑल द वे टू द एंड ऑफ द डिस्क। तो आपको एंड में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हेड मूवमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 53 से गए हम लोग 183 पे, तो 183 माइनस 53 प्लस, फिर 183 से गए हम लोग 14 पे, तो 183 माइनस 14 और प्लस 37 टू 14, 37 माइनस 14, इसका आंसर आ जाएगा 322। टोटल हेड मूवमेंट हो गया 322। तो अब लास्ट वीडियो से कवर कर लीजिएगा, 4 एल्गो लास्ट वीडियो में और 2 एल्गो इसमें। बीच में मैंने ब्रेक इसलिए दिया है कि आप स्कैन सी स्कैन और लुक सी लुक में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए 2 पार्ट में मैंने 2 अलग अलग वीडियो में जानबूझ के लिया हुआ है। ठीक, तो स्कैन और सी स्कैन और लुक और सी लुक दोनों के कॉन्सेप्ट, स्कैन इज सिमिलर टू, मैं यहां लिख देता हूं, स्कैन जो है वो कुछ हद तक सिमिलर है लुक के, और जो सी स्कैन है वो कुछ हद तक सिमिलर है सी लुक के। डिफरेंस क्या है कि ये इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे जाना जरूरी होता है, जबकि इसमें जाना जरूरी नहीं होता है। तो इस पे आसान सा न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। तो हमारा ये डिस्क शेड्यूलिंग वाला जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए, इसी वीडियो में एक और टॉपिक कंप्लीट करता हूं। एक टॉपिक आपका है रेड स्ट्रक्चर, आपके सिलेबस में मेंशन है रेड स्ट्रक्चर। रेड स्ट्रक्चर का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। आपको कुछ जगह इनएक्सपेंसिव डिस्क भी लिखा हुआ मिलेगा, इनएक्सपेंसिव, वो भी करेक्ट है। इनएक्सपेंसिव का मतलब जो हमारा हार्ड डिस्क है वो सबसे लेस एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क भी कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट डिस्क भी कह सकते हैं। पहले देखो इसका मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको शॉर्ट नोट बताता हूं, कहानी इसकी समझाता हूं, फिर आपके समझ में आएगा। देखिए, जो रेड स्ट्रक्चर है ये हमारा, जो हमारी डिस्क होती है, उन डिस्क को हम लोग इंडिपेंडेंटली कनेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली या इंडिपेंडेंट डिस्क कह लीजिएगा, ठीक है ना। और रिडंडेंट एरे, इंडिपेंडेंटली वाया रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कॉपी, उसकी हम लोग कॉपी बना के रखते हैं। ठीक, तो रिडंडेंट का मतलब है मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, अब देखो जितने भी हमारे डेटा सेंटर्स हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, गूगल है ना, ट्विटर है, टेलीग्राम है, ठीक, यूट्यूब है, यूट्यूब गूगल का ही प्रोडक्ट है, मैं अलग से भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब हो गया। तो इन सब का डेटा स्टोर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर डेटा एक ही जगह पर स्टोर किया जाएगा और अगर वो डिस्क आपकी फेल्योर हो गई तो आपका डेटा मिल पाएगा आपको? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा की, जो एक डेटा है हमारा, उस डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं, 1 2 3 या जितनी भी जरूरत पड़ती है, हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं। तो अब क्या होगा, अगर ये डिस्क हमारी करप्ट हो जाएगी तो इससे हमें डेटा मिल जाएगा, ये करप्ट हो जाएगी तो इससे डेटा हमें मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने ये मल्टीपल कॉपीज मैंने बताई है, इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं मिररिंग। भाई वही डेटा की हमने मल्टीपल कॉपीज बना ली, ठीक, तो इसको बोलते हैं मिररिंग या रिडंडेंट। डिस्क क्या हो गई, रिडंडेंट हो गई। अब इन्हीं को हम लोग एक कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं, स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मतलब ब्रेक करना या डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक डेटा है, ठीक, तो हमने क्या किया, उस डेटा को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, D1, D2, D3 और D4। तो अब इससे क्या होगा कि डेटा 4 पार्ट में ब्रेक हुआ है, D1, D2, D3 और D4। तो सपोज करो हमें डेटा जो एक्सेस करना है वो इस ब्लॉक में है, D4 डिस्क में पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्टली D4 को एक्सेस करेंगे, इन सबको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है।
तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा का जो एक्सेस टाइम होगा, स्पीड जो हमारी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रिपिंग का मतलब है ब्रेक करना, डेटा को स्ट्रिप करना है, डेटा को ब्रेक करना। तो हम लोग ब्रेक करते हैं अलग अलग इस तरीके से। तो जिस ब्लॉक में डेटा होगा उसको डायरेक्टली एक्सेस करने से हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो रेड में ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो स्ट्रिपिंग, इसका मतलब आप समझ लीजिए, स्ट्रिपिंग मतलब ब्रेक करना, और मिररिंग, मिररिंग मतलब उस डेटा की मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करना। ये सब हम लोग कर किस लिए रहे हैं, कि डेटा हमको हर टाइम अवेलेबल रहे और इजिली अवेलेबल रहे। मैंने आपको सारी कहानी बता दी कि अगर एक डिस्क पे रखेंगे तो फेल्योर हो जाएगा, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए मल्टीपल कॉपीज पर रखते हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए हम डेटा की स्ट्रिपिंग करते हैं या डेटा को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब इससे रिलेटेड दो टर्म और है। हम लोग जो स्ट्रिपिंग करते हैं डेटा की, उसको तीन नाम जनरली इन्होंने दिए हैं। एक जगह बोलते हैं बिट लेवल, बिट लेवल, बिट लेवल, एक होती है बाइट लेवल, और एक होता है ब्लॉक लेवल। यहां बी कैपिटल कर दीजिए, ब्लॉक लेवल। इसका मतलब और समझिए, बिट लेवल का मतलब है कि हम लोग डेटा को ब्रेक करेंगे बिट बाय बिट। एक बिट एक डिस्क पर, दूसरी बिट दूसरी डिस्क पर, तीसरी बिट तीसरी डिस्क पर, चौथी बिट चौथी डिस्क पर, तो बिट वाइज। बाइट लेवल मतलब बाइट बाय बाइट, तो यही मतलब एक बाइट एक जगह, फिर दूसरी बाइट दूसरी जगह, तीसरी बाइट तीसरी डिस्क पे और चौथी बाइट चौथी जगह पर। और ब्लॉक लेवल का मतलब मल्टीपल बाइट्स, एक मल्टीपल बाइट्स ऐसे कर लीजिएगा, जनरली शायद 256 बाइट या वॉट एवर जो भी है, आप ऐसे समझिएगा कि मल्टीपल बाइट का हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं, फिर वो ब्लॉक लेवल पे हम लोग डेटा को ब्रेक करते हैं। मैं यहाँ पे फिगर से समझा देता हूं। आपका जो डेटा था आपने बिट बाय बिट ये ब्लॉक किया, ठीक है ना। ये हो गई क्या, बिट बाय बिट। एक बिट एक डिस्क पे, दूसरी बिट दूसरी डिस्क पे, तीसरी बिट तीसरी पे, चौथी बिट चौथी पे, पांचवी बिट पांचवी पे। फिर बिट से बड़ा हुआ बाइट, तो हमने क्या किया, बाइट लेवल पे डेटा को तोड़ा, बिट लेवल पे नहीं, बाइट लेवल पे। ठीक, तो एक बाइट एक डिस्क पे, दूसरी बाइट दूसरी डिस्क पे, तीसरी डिस्क पे, चौथी बाइट चौथी डिस्क पे। फिर हमने बनाया ब्लॉक लेवल। ब्लॉक हो गया मल्टीपल बाइट का कलेक्शन, तो एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया। ब्लॉक लेवल पे हमने डेटा को ब्रेक किया। कुछ जगह बाइट लेवल और ब्लॉक लेवल लिख देते हैं, मतलब बाइट लेवल को ही ब्लॉक लेवल का नाम दे देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बाइट का मतलब है कलेक्शन ऑफ बिट्स और ब्लॉक का मतलब है कलेक्शन ऑफ बाइट्स, तो कुछ जगह और लेके भी लिखते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो सिंपल स्ट्रिपिंग जब हम डेटा को ब्रेक करते हैं तो या तो बिट लेवल पे करते हैं, या बाइट लेवल पे करते हैं, या ब्लॉक लेवल पे करते हैं। अब एक चीज और, एरर करेक्शन के लिए हम लोग एक चीज का यूज करते हैं, पैरिटी बिट। पैरिटी बिट का मतलब होता है एरर चेक करना कि किस जगह पर डेटा में एरर है या नहीं है। तो पैरिटी बिट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो आप लोग हमारी जो कंप्यूटर नेटवर्क की सीएन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहां पे देख लीजिएगा, आपको पैरिटी बिट पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और पैरिटी बिट हम लोग जब चेक करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं हैमिंग कोड का, हैमिंग कोड। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में हैमिंग कोड का भी कॉन्सेप्ट है और पैरिटी बिट का भी कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बट फिलहाल आप यहाँ पे रेड समझने के लिए ये समझिए कि जो डेटा है उस डेटा में अगर कुछ एरर आ जाती है, एरर माइनर एरर का मतलब 1 बिट और मैक्सिमम 2 बिट, इससे ज्यादा नहीं। अगर 1 बिट या 1 बिट ही कह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बिट, बट मेरे हिसाब से 1 बिट का ही रिकवर होता है। तो माइनर अगर आपका डेटा में एरर आ जाती है तो हम लोग पैरिटी बिट की हेल्प से रिकवर कर सकते हैं। तो पैरिटी बिट हमारी यूज होती है किसके लिए, एरर डिटेक्शन और करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, करेक्ट। तो ये हमारा रेड से रिलेटेड मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया। एक बार मैं अब रिवाइज कर देता हूं कि इन सब साइट पे जो डेटा पड़ा हुआ है उन डेटा को हाई अवेलेबिलिटी कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा की मिररिंग करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये कि मिररिंग कैसे की जाती है, डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। फिर स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग डेटा को ब्रेक करते हैं, स्ट्रिप करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिपिंग कैसे कैसे करते हैं, बिट लेवल, बाइट लेवल और ब्लॉक लेवल पे। तो ये मैंने आपको ये चीज बताई, ठीक है ना। और डेटा हार्ड डिस्क पे जो डेटा आपका स्टोर होगा उसमें एरर डिटेक्ट और करेक्ट करने का काम कौन करता है, पैरिटी बिट विद द हेल्प ऑफ हैमिंग कोड, माइनर करेक्शन, है ना। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम कौन करता है, पैरिटी बिट। तो अब आपकी कहानी समझ में आ गई होगी कि रेड है क्या।
अब क्या होता है, रेड की बहुत सारी लेवल्स होती हैं, तो मैं आपको वो लेवल 1 बाय 1 बताता हूं कि वो लेवल किस लेवल पे क्या काम होता है, किस लेवल पे क्या काम होता है। तो लेवल सब आपको एक साथ डिस्कस करके बता देता हूँ। थ्योरी नहीं डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। थ्योरी तो आप पढ़ सकते हैं बुक से भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं गैल्विन बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए, RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क या इनएक्सपेंसिव डिस्क। रिडंडेंट का मतलब आप समझ गए ना, मल्टीपल कॉपीज। तो रेड का मतलब क्या है, मल्टीपल डिस्क प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी वाया रिडंडेंसी। रिलायबिलिटी मतलब आप समझ रहे हैं कि डेटा अगर एक डिस्क फेल्यूर हो जाती है तो दूसरी जगह से आपको डेटा मिल जाएगा। वाया रिडंडेंसी मतलब वाया उसकी कॉपी रखते हुए। इन केस ऑफ डिस्क फेल्यूर, इफ द सेम डेटा इज बैक्ड अप ऑनटू अनदर डिस्क, वी कैन रिट्रीव द डेटा। अगर डिस्क फेल्यूर हो जाती है तो हम लोग दूसरी डिस्क से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपने डेटा को विदाउट द रेड टेक्निक के डेटा को स्टोर किया हुआ है तो क्या होगा, लॉस ऑफ सिंगल डिस्क कैन अफेक्ट द एंटायर डेटा। तो रेड जो है हमारा वो ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट स्टोर हो और रिट्रीव भी किया जा सके। तो वही बात लिखिए, इफ द डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस जस्ट मल्टीपल डिस्क, आपने सिंपल उसकी कॉपी बना दी, रेड टेक्निक को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, लॉस ऑफ अ सिंगल डिस्क कैन अफेक्ट द एंटायर डेटा। इस एक डिस्क के फेल्योर होने से आपके सारे डेटा पे इफेक्ट आएगा। तो रेड यूज क्यों करता है, इंक्रीज रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। क्यों, ये सारा मैटर अभी मैं आपको बता ही चुका हूं कि रिलायबिलिटी कैसे बढ़ती है, अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ती है, परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ जाती है ना, कैपेसिटी तो बढ़ती बढ़ती है जब आप मल्टीपल डिस्क लगाएंगे तो, है ना। अब देखो, रेड के लिए ये 7 लेवल हैं। रेड 0 लेवल, 1 लेवल, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें क्या क्या काम होता है ये शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। 0 पे स्ट्रिपिंग, 1 पे मिररिंग, 2 पे बिट लेवल स्ट्रिपिंग, अभी मैंने बताया था ना, बिट लेवल, बाइट लेवल, ब्लॉक लेवल। तो बिट लेवल विद डेडिकेटेड पैरिटी। रेड 3 बाइट लेवल विद डेडिकेटेड पैरिटी। और रेड 4 ब्लॉक लेवल विद डेडिकेटेड पैरिटी, ब्लॉक लेवल विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, फिर ये ब्लॉक लेवल विद 2 पैरिटी बिट्स। तो ये मैंने समरी यहां पर लिखी हुई है, स्ट्रिपिंग, मिररिंग, ये बिट लेवल, ये बाइट लेवल, डेडिकेटेड पैरिटी, ब्लॉक लेवल, डेडिकेटेड पैरिटी, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी और ब्लॉक लेवल 2 पैरिटी बिट्स। यहाँ पे 2 पैरिटी बिट आ जाती है। अब देखो फंडा क्या है, 1 by 1। रेड 0, तो ये हमारा रेड 0 मतलब क्या होता है, स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मतलब ब्रेक करना। तो ये देखिए, रेड 0 आर्किटेक्चर मैंने फॉलो किया, ये डिस्क बनी हुई है, हमने डेटा को पार्ट्स में ब्रेक किया। जो हमारा ए डेटा था उस ए डेटा को पार्ट्स में, देखो A1, A2, A3 इधर स्टोर कर दिया, A4 इधर कर दिया, A5 इधर कर दिया, A6 इधर कर दिया, A7 इधर कर दिया, A8 इधर कर दिया। तो डेटा को ब्रेक करके हमने मल्टीपल डिस्क में स्टोर कर दिया। तो ये काम किस में करते हैं हम लोग, 0 लेवल पे, रेड 0 लेवल पे, ठीक। ये इसमें बस इतना ही करते हैं। अब देखिए रेड 1। रेड 1 ये कहती है मिररिंग। इसमें क्या हुआ, मिरर, कॉपी। A1 डेटा की ये देखिए कॉपी बना दी, A2 डेटा की ये कॉपी बना दी, A3 डेटा की ये कॉपी बना दी, A4 डेटा की ये कॉपी बना दी दूसरी डिस्क पे। तो ये इसमें क्या, रेड 1 क्या होता है, मिररिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसमें हम लोग डिस्क 1 और डिस्क 2 पे मिररिंग कर सकते हैं। अब देखिए, एक जगह कई बार इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है, रेड 0+1 और रेड 1+0। फिगर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब आपको करेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। 0+1 और 1+0, देखिए 0+1 और 1+0, इसका मतलब समझिए, रेड 0 स्ट्रिपिंग के लिए थी तो फर्स्ट स्ट्रिपिंग देन मिररिंग। 1+0 में क्या होता है, फर्स्ट मिररिंग और देन स्ट्रिपिंग, ठीक। तो क्या मतलब है इसका, देखिए फर्स्ट स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग मतलब ब्रेक करिए। तो देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, हमने डिस्क पे अलग अलग ब्रेक करके डेटा को स्टोर कर दिया। अब इसकी हम लोग कर देंगे मिररिंग। तो देखिए सेम इसकी जो है ये मिरर इमेज यहां पर बनी हुई है, यहां पर। तो पहले रेड 1 फॉलो किया, पहले रेड 0 फॉलो किया, देन फिर रेड 1 फॉलो किया। अब 1+0 क्या कहता है, फर्स्ट मिररिंग देन स्ट्रिपिंग। तो हमने क्या किया, पहले मिरर बना दिया। ये देखिए इसका मिरर बना हुआ है ना, A1 का A1, A3 A3, A5 A5, A7 A7।
और इधर मिररिंग हुई है A2 A2 A4 A4 A6 A6 A8 A8। तो पहले मिरर बनाया है फिर स्ट्रिप किया हुआ है बाद में A1 A2 A3 A4 A7 A8। तो फर्स्ट मिररिंग देन स्ट्रिपिंग, फर्स्ट स्ट्रिपिंग देन मिररिंग, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ये बस कॉन्सेप्ट है कि जब हम लार्ज डेटा स्टोर करते हैं तो रेड स्ट्रक्चर अगर 0 फॉलो करेंगे तो स्ट्रिपिंग करेंगे, 1 लेवल फॉलो करेंगे तो मिररिंग को फॉलो करेंगे, 0+1 तो इस तरीके से, अगर 1+0 करेंगे तो फिर इस तरीके से। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन में भी ये लेवल्स यूज हो जाती है। अब देखिए रेड लेवल 2, लेवल 2, ठीक। रेड लेवल 2 क्या कहता है? बिट लेवल स्ट्रिपिंग विद डेडिकेटेड पैरिटी। ये फिगर मैंने अलग अलग साइट से लिए हुए हैं, ये विकिपीडिया से लिए हुए हैं, सुंदर सुंदर फिगर है, देखिए आप। बिट लेवल स्ट्रिपिंग, यहां पर क्या है, जो डेटा डिवाइड किया जाएगा वो बिट लेवल पे किया जाएगा, ठीक। तो बिट बाई बिट डेटा डिवाइड किया जाएगा। तो एक डेटा ए था ना, देखो मैंने कई पार्ट्स में ब्रेक किया, A1 A2 A3 A4, फिर बी डेटा को B1 B2 B3 B4, इस तरीके से डेटा को आप ब्रेक कर लीजिए, स्ट्रिप कर लीजिए। फिर इनकी पैरिटी आप स्टोर करिए चेक करने के लिए। तो A1 की पैरिटी ये रही AP1, A2 की पैरिटी ये रही, A3 की पैरिटी ये रही। तो आप देखिए डेडिकेटेड पैरिटी है, 1 डेटा के लिए अलग पैरिटी, 2 के लिए अलग और 3 के लिए अलग। ऐसे B डेटा के लिए पैरिटी ये रही, B2 डेटा की पैरिटी, B3 डेटा की पैरिटी, सेम इसी तरीके से C की पैरिटी और D की पैरिटी। तो जो स्ट्रिपिंग होगी वो बिट लेवल पे होगी और जो पैरिटी होगी वो डेडिकेटेड पैरिटी होगी, ठीक है ना। अब देखिए रेड 3 में क्या हुआ। जब रेड 3 लेवल आया, इन्होंने कहा कि स्ट्रिपिंग आप बाइट लेवल पे करो, ठीक है। तो ए डेटा था, उसको बाइट लेवल पे हमने डिवाइड कर दिया। तो फिगर आपको ऐसे ही लगेगा, लेकिन मैंने लिख दिया है बाइट लेवल। तो बाइट लेवल स्ट्रिपिंग A4 A5 और A6, और इसमें जो पैरिटी थी, अब A1 A2 A3 की पैरिटी अलग अलग ना स्टोर करके इस तरीके से ए डेटा के लिए डेडिकेटेड पैरिटी दे दी मैंने, इस तरीके से। ए डेटा था तो पैरिटी 1 2 3 तीनों के लिए एक साथ, 4 5 6 तो 4 5 6 की पैरिटी एक साथ, B1 B2 B3 तो B1 2 3 के लिए पैरिटी ये रही, 4 5 6 इसके लिए पैरिटी ये रही, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें पैरिटी डेडिकेटेड डेटा बाई डेटा, ए डेटा की पैरिटी ये रही, बी की ये रही, सॉरी A1 2 3 के लिए ये रही, 4 2 6 के लिए ये रही, दिस वन एंड दिस वन। तो ये हो गया आपका लेवल 3। इसके बाद आता है रेड 4 लेवल। रेड 4 में देखिए ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डेडिकेटेड पैरिटी। अब यहां पर डेटा क्या होगा, ब्लॉक लेवल पे डिवाइड किया जाएगा। तो ये ब्लॉक बाई ब्लॉक, अब मैं तीनों के वर्ड पहले ही बता चुका हूं आपको, बिट बाइट और ब्लॉक, है ना। तो बाइट से बड़ा हो गया ब्लॉक, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक। और ये उसकी पैरिटी, ए डेटा की पैरिटी, बी डेटा की पैरिटी, सी डेटा की पैरिटी और डी डेटा की पैरिटी, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर सपोज करो आपको A2 डेटा एक्सेस करना है तो डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे, आपको सारा A एक्सेस करने की जरूरत नहीं है ना। अगर B2 डेटा को एक्सेस करना है तो डायरेक्ट B2 को एक्सेस कर लीजिए, सारा B1 और B3 को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज करो आपका B1 डेटा करप्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, इस पैरिटी की हेल्प करके B1 डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं, है ना। और अगर इसकी आप मिररिंग करना चाहें तो मिररिंग भी कर सकते हैं। तो सारा खेल जो है डेटा की अवेलेबिलिटी का है, डिस्क का इतना आप स्टोरेज लगाइए कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट रहे, फास्ट एक्सेस हो और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती रहे, है ना। अब देखो इसमें क्या था, अब जितनी भी ये पैरिटी बिट्स लगी हुई थी, इसमें क्या था, लोड एक ही डिस्क पे आ रहा था, है ना। अगर हमारी ये डिस्क करप्ट हो गई तो क्या होता था, सपोज करो ये डिस्क करप्ट हो गई तो सारी पैरिटी नहीं, फिर डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर सपोज करो ये डिस्क करप्ट हो गई तो बी की हमारी पैरिटी रिकवर नहीं हो पाएगी, तो सारा लोड एक ही जगह था। तो अब 5 और 6 में इन्होंने क्या कहा, 5 6 7 में कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी कर दी। अब देखिए फिगर अगला, रेड 5 ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। पैरिटी मतलब एक जगह नहीं रखी। अब देखना A1 A2 A3 ये डेटा को स्ट्रिप किया ब्लॉक लेवल पे, B1 B2 B3, ठीक है ना। और जो पैरिटी थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, देखिए कैसे, ए की पैरिटी यहां आ गई, बी की पैरिटी इस यहां पे डाल दी, सी की पैरिटी यहां पे डाल दी, डी की पैरिटी यहां पे डाल दी। तो पैरिटी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी के साथ, है ना।
तो क्या होगा, लोड एक पे ना रह के अलग अलग जगह पर चला गया। ठीक, अब देखिए रेड 6 लेवल जो है हमारी 6 लेवल क्या कहती है, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद 2 पैरिटी बिट। अभी तक क्या था, एक ही बिट थी पैरिटी की, यहाँ पे इन्होंने 2 पैरिटी बिट बता दी। अब पैरिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिए कि पैरिटी बिट जो होती है वो डेटा के एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर क्या था, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग हुई, ठीक है, और पैरिटी 2 बिट। अब देखिए ए के लिए एक पैरिटी बिट ये है और एक पैरिटी बिट ये है, एपी और एक्यू। ऐसे ही बी के लिए 2 पैरिटी है, देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है। तो सी के लिए फिर देखिए, सी की पी के लिए पैरिटी यहाँ डाल दी और क्यू के लिए पैरिटी यहाँ डाल दी। डी के लिए एक पैरिटी यहाँ डाल दी और एक पैरिटी यहाँ पर डाल दी। ठीक, तो ये आपकी डिस्क लगी हुई थी, डिस्क 0 1 2 3 4। तो ये डिस्क में क्या हुआ, आपका ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग हुआ विद 2 पैरिटी बिट। तो 2 पैरिटी बिट ये सभी की आपकी पड़ी हुई। तो ये आपका जो था रेड लेवल था। अब करेक्ट, तो आपको ये सारी लेवल समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार इन शॉर्ट बता देता हूं कि जो भी हमारी ये रेड लेवल्स हैं, ये रेड लेवल्स का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि डेटा की जो हम लोग कॉपीज बनाते हैं या मिररिंग करते हैं या डिस्ट्रिपिंग करते हैं, कुल मिला के जो भी हमारे डेटा सेंटर्स हैं, डेटा की अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कराना है। वही पॉइंट है सारी सारी, डेटा इजीली अवेलेबल हो, फास्ट स्पीड हो, है ना, और परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हो जाए, स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट डिस्क को आप मल्टीपल कॉपीज में कनेक्ट करिए और विद द हेल्प ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी या रिडंडेंट का मतलब कॉपीज के साथ। ठीक, तो सारा खेल डेटा का है। डेटा के लिए हम लोग डिस्क को कैसे अरेंज करेंगे वो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो ये डिस्क वाला जो पोर्शन था, डिस्क में आपके सिलेबस में 3 चीजें मेंशन थी, डिस्क स्ट्रक्चर और डिस्क शेड्यूलिंग और डिस्क रेड, RAID, रेड। डिस्क स्ट्रक्चर, डिस्क शेड्यूलिंग और रेड, ये 3 टॉपिक आपके विद रेफरेंस टू द डिस्क मेंशन थे, वो मैंने तीनों खत्म करा दिए हैं। अब आपके सिलेबस में लास्ट वीडियो में बस एक ही पोर्शन बताया फाइल का, तो फाइल मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, है ना, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।